हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। बच्चों मैं आपके साथ सोल्व कर रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप सेकंड सीए इंटर का पेपर 8। आप बच्चों देखेंगे कि बिल्कुल आसान पेपर आया था। मैं इसमें कोई रिव्यू नहीं दे रहा, मैं कंप्लीट पेपर सोल्व करूंगा। उसके बाद आप अपना टैली करना कि आप करके कैसे आए हो, जिससे आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। बच्चों मैं वैसे ही अटेम्प्ट करूंगा जैसे हमें एग्जाम में करके आना था। वर्किंग नोट वगैरह सब करूंगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। तो बच्चों हमें पता है फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है और उसके बाद 5 क्वेश्चन में से हमें कोई 4 करने हैं। हम जनरली बच्चों थ्योरी वाला क्वेश्चन छोड़ते हैं ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ रिस्पेक्टिव आंसर, ऑल कैलकुलेशन शुड बी डन। अब बच्चों ये आसान कर दिया, अब हमें ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि हमें कैलकुलेशन कहाँ तक करनी है। उन्होंने क्लियर लिख दिया 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू आरएम कंपनी लिमिटेड। टोटल एसेट एम्प्लॉयड 10 लाख, डायरेक्ट कॉस्ट 5,50,000, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट 90,000, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। बच्चों ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है ना, इसका 150% करते ही सेल्स आ जाएगी। इसके बाद बच्चों कहता है 50% ऑफ एसेट being financed by borrowed capital at an interest cost of 8% per annum। बच्चों जब हम सेल में से डायरेक्ट कॉस्ट अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा देंगे तो हमारा ईबीआईटी आ जाएगा। उसने बोला है कि अगर आपके पास 10 लाख की एसेट है तो 5 लाख रुपीज 50% अमाउंट आपका बोरोड कैपिटल से आया है, मींस डेट से, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट 8% से देना है। टैक्स का रेट बच्चों 30% है। अब बच्चों ये रेशो का क्वेश्चन है, वो हमसे पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करनी है बच्चों। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। रिटर्न ऑन एसेट बच्चों हम फॉर्मूला यूज करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में टोटल एसेट इनटू 100। थर्ड वन इज एसेट टर्नओवर, नेट सेल अपॉन में टोटल एसेट, एंड फोर्थ वन इज रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में इक्विटी इनटू 100। परसेंटेज में लिखेंगे बच्चों। तो हम करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। हमने बच्चों यहां पर लिखी सेल 150% ऑफ 5,50,000, बच्चों 8,25,000। अब इसमें से हमें एक तो डायरेक्ट कॉस्ट लेस करनी है। बच्चों हमें जो रेशियो निकालनी है ना, हमें कुछ ऐसा चाहिए नहीं कि मैं डायरेक्ट कॉस्ट लेस करके पहले ग्रोस प्रॉफिट लिखूं, नीड ही नहीं है। इसके बाद लेस अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। बच्चों जब हम इन दोनों को लेस कर देंगे ना तो हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं ईबीआईटी। डायरेक्ट कॉस्ट है बच्चों हमारी 5,50,000 और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट 90,000। बच्चों मैंने जब 640 यहां से लेस किए तो 1,85,000 आ गया हमारा ईबीआईटी। अब बच्चों इसके बाद मैंने इसमें से लेस किया इंटरेस्ट। आपको बच्चों यूं बता रखा है कि जो 50% अमाउंट है टोटल एसेट्स का वो डेट के थ्रू है, और 8% बच्चों अगर मैं 5 लाख का 8% कर रहा हूं तो 40,000 आ रहा है। बच्चों ये मैंने लेस किया 1,45,000, ये आपका ईबीटी है। इसमें से लेस कर देंगे बच्चों टैक्स, जो कि रेट है 30%, 43,500। तो बच्चों हमारा जो प्रॉफिट है ना वो आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स कहो नेट प्रॉफिट कहो, वो आपका आ रहा है बच्चों 1,01,500। अब बच्चों हम अपनी रेशो कंप्यूट कर लेंगे। इन्होंने बच्चों नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछ रखा है, जिसको हम नेट प्रॉफिट रेशो कहते हैं। तो हमने फॉर्मूले में पुट किया नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। 1,01,500, नेट सेल है हमारी 8,25,000 इंटू 100, बच्चों 12.30%। सेकेंड वन रिटर्न ऑन एसेट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में टोटल एसेट इंटू 100। बच्चों अगर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो वो फॉर्मूला लिख देंगे, नीड नहीं है और लगाकर, नहीं तो हम यूज कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा नेट प्रॉफिट है 1,01,500 और हमारी टोटल एसेट है बच्चों 10 लाख। परसेंटेज के लिए इंटू 100,
10.15%। तीसरे नंबर पे हमसे पूछा है एसेट टर्नओवर। बच्चों फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन में टोटल एसेट। बच्चों हमारी जो नेट सेल है वो है 8,25,000 और टोटल एसेट 10 लाख, 0.825 टाइम्स। इसके बाद बच्चों फोर्थ वन, उसने हमसे कहा है रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। बच्चों अगर आपकी टोटल एसेट का 50% डेट से है तो 50% इक्विटी से है, तो इसका मतलब इक्विटी हमारी हो गई 5 लाख। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए हमारा फॉर्मूला होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में इक्विटी इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो सारी हम परसेंटेज में लिखते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स है जिसको नेट प्रॉफिट कहते हैं 1,01,500 और बच्चों इक्विटी 5 लाख इंटू 100, बच्चों 20.3%। अब आ जाते हैं हम बी पार्ट पे। क्वेश्चन में कहता है सीके लिमिटेड इज प्लानिंग टू बाय ए न्यू मशीन, डिटेल ऑफ विच आर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ मशीन एट द कमेंसमेंट 2,50,000। बच्चों इनिशियल कैश आउटफ्लो, एनपीवी का क्वेश्चन है, कैपिटल बस्टिंग का, और बिल्कुल सिंपल। हम बहुत मुश्किल क्वेश्चन करते हैं इसके कंपेयर में जब प्रैक्टिस करते हैं। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन 8 years, रेजिडुअल वैल्यू नील, annual production capacity of the machine 1 lakh unit, estimated selling price per unit 6, estimated variable cost per unit 3, estimated annual fixed cost 1 lakh excluding depreciation। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि उसने डेप्रीशिएशन को छोड़कर कहा है और क्वेश्चन में ना इग्नोर टैक्स कह रखा है, तो आपको डेप्रीशिएशन का वैसे भी कुछ नहीं करना था। अगर टैक्स होता है तभी उसका यूज होता है। अब इससे आगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इन फर्स्ट ईयर इन एडिशन टू एनुअल फिक्स कॉस्ट 20,000, तो बच्चों हम कंसीडर कर लेंगे। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इन फिफ्थ ईयर इन एडिशन टू एनुअल फिक्स कॉस्ट 30,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बच्चों 12% है। कहते हैं एनालाइज द अबव मेंशन प्रपोजल यूजिंग एनपीवी मेथड एंड एडवाइस। तो बच्चों आराम से करेंगे। बच्चों सबसे पहले कैपिटल बस्टिंग का जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसको करने का तरीका है, आप लिखते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो। अगर मैं यहां देखूं तो ईयर 0 में कॉस्ट ऑफ मशीन 2,50,000। अब बच्चों हम इनफ्लो पे आते हैं और बीच में जो उसने खर्चे दे रखे हैं उनको कंसीडर कर लेंगे। तो बच्चों हमने ना यहाँ एक टेबल बनाई, ईयर। आप बच्चों एक नॉर्मल से वे में समझो, ये हम नोट में कैलकुलेट करेंगे। उसने ना हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बता रखी है। बच्चों ये 1 लाख यूनिट है। अगर 6 रुपए सेलिंग प्राइस है, 3 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, तो 3 रुपए बचत हो गई। तो आप 1 लाख इंटू 3 करोगे 3 लाख, और उस कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दूंगा तो 2 लाख रुपीस, जो कि हमारा CFBT है, वही CFAT हो जाएगा क्योंकि टैक्स को इग्नोर कराया है। ये जो फर्स्ट और फिफ्थ ईयर में एक्सपेंस है ना, इनको हम आउटफ्लो में लिख देंगे बच्चों, ताकि क्वेश्चन करना आसान रहे। 1 to 8 years आपको हर साल कितने रुपए CFAT आ रहा है, 2 लाख नोट के थ्रू बताते हैं। 1 लाख इंटू 3 कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख, उसमें से फिक्स कॉस्ट 1 लाख लेस कर देंगे तो बच्चों 2 लाख आ गए। अब वो कह रहे हैं ना फर्स्ट ईयर में जो हमारे 20,000 का आउटफ्लो हुआ है और फिफ्थ ईयर में जो हमारा 30,000 का आउटफ्लो हो रहा है, तो बच्चों हम उसको ऐसे लिख देंगे। इससे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब बच्चों आपको डिस्काउंटिंग करनी है 12% पे, तो हमने लिखा डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 12%। बच्चों 3 डेसिमल तक कहा है और हमें टेबल दे रखी है वैल्यू। हमें उस केस में करना क्या होता है, आपको जस्ट इन सब का टोटल कर देना है क्यूमुलेटिव के लिए जो 1 to 8 years है, और इसके अलावा आपको एक बार फर्स्ट ईयर का चाहिए और एक बार फिफ्थ ईयर का चाहिए। बच्चों इसका टोटल आ रहा है 4.968, ये 0.893 और ये हमारा 0.567। हमने बच्चों मल्टीप्लाई किया, इसको लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFAT। जो आउटफ्लो है उनके आगे ब्रैकेट यूज होती है। बच्चों ये मैंने मल्टीप्लाई किया 9,93,600, ये हमारा 17,860 और ये हमारा 17,010। बस बच्चों अब आपका काम है डिफरेंस करना। तो ये हमारा आ रहा है 9,58,730। ये है आपका बच्चों PVCI और आउटफ्लो कितना है 250। बस लेस कर देते हैं, NPV आ गई है बच्चों, PVCI माइनस PVCO। तो बच्चों 9,58,730 में से 250 हमने जब लेस किया तो ये हमारा आ गया 7,08,730।
अब बच्चों उसने एडवाइस देने के लिए कहा है, तो हम कहेंगे कि मशीन इनको परचेज कर लेनी चाहिए, तो न्यू मशीन मस्ट बी परचेज्ड, क्योंकि आपको उससे इतना ज्यादा एनपीवी पॉजिटिव मिल रहा है, तो उसकी रिटर्न तो बहुत अच्छी है। अब बच्चों हम एक बार वर्किंग नोट बना लेते हैं, जो हमने बच्चों नोट 1 ऊपर लिखा है, क्योंकि मैंने कहा है मैं प्रॉपर वर्किंग करूंगा। इन्होंने ना आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखी है 1 लाख यूनिट, मैं ना यहाँ इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं। बच्चों सबसे पहले सेल्स 1 लाख यूनिट इंटू ₹6, 6 लाख। इसमें से बच्चों लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो ये हमारी है 3 लाख, ₹3 पर यूनिट। इसको लेस करने के बाद बच्चों हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस कर दी हमने एनुअल फिक्स कॉस्ट। ये सब हो रहा है ईयर 1 to 8 पर एनम, तो हम बच्चों यहां लिख देंगे फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रीशिएशन। बच्चों ये मैंने 1 लाख लेस कर दिया, तो 3 लाख में से 1 लाख लेस करेंगे 2 लाख। ये जो 2 लाख है ये हमारा CFBT है बच्चों, एज इट इज इसको हम CFAT भी कह देंगे, क्योंकि टैक्स इग्नोर है। बस यही हमारी बच्चों कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हो गई। अब बच्चों एक बार सी पार्ट करते हैं। जो इन्होंने सी पार्ट है ना बच्चों, वो डिविडेंड डिसीजन का दिया है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है वाल्टर मॉडल का। पहले ना हम वाल्टर मॉडल लिख देते हैं कि कैसे काम करता है। P0 D R अपॉन के ई माइनस डी, ई का मतलब अर्निंग पर शेयर, डी का मतलब डिविडेंड पर शेयर, आर स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और बच्चों के ई स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमारे को क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है। जैसे आप देखो नेट प्रॉफिट गिवन है, आउटस्टैंडिंग 13% प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 200 लाख के। इससे ना बच्चों प्रेफरेंस डिविडेंड कंप्यूट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आ जाएगी, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, अर्निंग पर शेयर। हमें ई चाहिए। अब ये हमें बता रहा है आर, ये हमें बता रहा है के। बस उसने हमसे डी पूछा है और उसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशो निकाल देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशो बाय कीपिंग द शेयर प्राइस एट ₹40 बाय यूजिंग वाल्टर मॉडल। तो देखो बच्चों कैसे होगा। हम बच्चों पहले ना इंफॉर्मेशन को अपने बिल्कुल कन्वीनियंट कर लेते हैं। हम लिखेंगे हेयर, आप बच्चे सिंपली समझो, मुझे चाहिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, मुझे नेट प्रॉफिट दे रखा है, बिना कहे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर एप्रोप्रिएशन होता है। ये बच्चों 50 लाख है, इसमें से लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। बच्चों 13% ऑफ 200 लैक्स, तो 26 लाख जब हमने इसमें से लेस किया तो यहां 24 लाख आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ये बच्चों हैं 6 लाख, तो अर्निंग पर शेयर 24 लाख अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो बच्चों 4, इसको आप ई से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन में डिविडेंड उसने हमसे पूछा है, स्मॉल आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% बता रखा है, के ई बच्चों 15% है, आपको प्राइस दे रखा है 40। आप यहां लिखेंगे वाल्टर मॉडल। वाल्टर मॉडल क्या कहता है, आप फॉर्मूला यूज करो, P0 D R अपॉन के ई माइनस डी अपॉन में के। तो बच्चों हमने किया, P0 40 है हमारा। बच्चों आप डिविडेंड देखो, कैलकुलेट करना है, R 0.25 अपॉन में 0.15। ई बच्चों हमारा 4 है अर्निंग पर शेयर, आप यहां पुट कर दो, माइनस डी अपॉन में 0.15। अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं। पहले ये 0.15 यहां मल्टीप्लाई हुआ, ये 6 हो गया बच्चों, 40 इंटू 0.15। ये डी इसको सोल्व किया, ये 5/3 बन रहा है बच्चों, अंदर अभी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसके बाद हमने इसको 6 रहने दिया, यहां डी इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 20/3 माइनस 5/3 डी। बच्चों अगर मैं ये 6 में से 20/3 लेस कर रहा हूं और d माइनस 5/3 डी, तो ये हमारा 2/3 माइनस का आ रहा है और यहाँ 2/3 डी आ रहा है। तो ये तो बच्चों सीधा कैंसिल ही हो गया, d इक्वल टू 1 हो गया हमारा।
अब अगर डिविडेंड आपका 1 रुपया रहने वाला है तो अर्निंग आपकी 4 रुपए पर शेयर है। डिविडेंड पर शेयर बच्चों 1, ईपीएस आपका 4 है। इसने डिविडेंड पे आउट रेशियो पूछी है, तो बच्चों हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1/4 इंटू 100, तो बच्चों 25%। यूं था। अब देखो बच्चों डी पार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। टीटी लिमिटेड इशूड 20,000 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर 100 each within a maturity period of 5 years. At maturity, the debenture holder will have the option to convert debenture into equity share of company in the ratio of 1:5. यही बच्चों लॉजिक अराइज होता है। आप सिंपली समझना 5 शेयर फॉर ईच डिवेंचर। करंट मार्केट प्राइस इस टाइम पे बच्चों मार्केट प्राइस 20 है, लेकिन हमें तो 5 इयर्स आफ्टर का चाहिए, और 5 शेयर का कितना हो गया 100 रुपीस। अगर मेरे से कोई पूछे कि डिबेंचर रिडीम कितने में होंगे, मैं कहूंगा ये देखो हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर इज 4% पर एनम। इससे मुझे 5 साल बाद का शेयर प्राइस पता लग जाएगा। एक शेयर का भी 5 का भी, मुझे तो 5 का चाहिए क्योंकि मुझे एक डिबेंचर की रिडीमेबल वैल्यू चाहिए। आगे कहता है एज्यूम टैक्स रेट 25%, हमें फॉर्मूले में चाहिए होता है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, मतलब फॉर्मूला मेथड, एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। बच्चों हम दोनों से आसानी से कर पाएंगे। पीवी फैक्टर दे रखा है, आईआरआर के लिए बच्चों आपको पता चाहिए। अब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं, आप आराम से देखना कितना इजी था, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों क्वेश्चन सोल्व होने के बाद कि आपको कैसे लगा क्वेश्चन। बच्चों दोनों मेथड में ना मुझे रिडीमेबल वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा सबसे पहले रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी, क्योंकि डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं, तो जो इक्विटी शेयर का प्राइस होगा 5 ईयर आफ्टर वही रिडीमेबल वैल्यू होगी। बच्चों P0 इस टाइम पे कितना है 100, मैंने 5 शेयर्स का लिखा है, और आपसे P5 पूछा है। हमें पता है P0 1 प्लस ग्रोथ रेज टू पावर 5, तो बच्चों हमने 100 1 प्लस 4% है बच्चों ग्रोथ रेज टू पावर 5 कर दी। ये वैल्यू आ रही है बच्चों 121.67। अब एक बार आप देखो अप्रोक्सीमेशन मेथड, आप उसके साथ लिख देंगे फॉर्मूला मेथड। KD I 1 माइनस T 1/n रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में बच्चों 1/2 रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड। कितने रुपीस इंटरेस्ट है 100 रुपीस फेस वैल्यू है बच्चों डिवेंचर की, और 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर है, तो 100 का 10% 10 रुपए इंटरेस्ट हो गया। टैक्स का रेट 25%। अब बच्चों इसे आगे बढ़े, हमें वो कह रहा है 5 साल बाद रिडीमेबल होंगे, हमें पता है कितने में रिडीम होने हैं। नेट प्रोसीड 100 1/2 121.67 प्लस 100। बच्चों हमने इसको सोल्व किया, ये हमारा आ रहा है 10.67%। अब बच्चों आ जाते हैं आईआरआर मेथड। बच्चों आईआरआर मेथड में मेरे को ये पता है कि जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है ना, जब हमने ये डिबेंचर खरीदे हैं 100 रुपीज लगे हैं हमारे, और इससे बच्चों जो रिटर्न आना है हमें वो आप समझना कैसे है। 1 to 5, एक तो बच्चों यहां आपको रिटर्न मिलेगा 10 रुपीज ईयरली, और 5वें साल 121.67। अब क्योंकि मुझे आईआरआर करना है तो मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर बच्चों 10% पे भी लूंगा 15% पे भी, तो मैंने यहां 10% पे भी किया क्योंकि हमें दोनों पे दे रखा है, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से बच्चों आप यहां कैलकुलेट करेंगे पीवीसीआई एट 10% एट 15%। बच्चों 10% पे हमें ना इन्होंने टेबल वैल्यू दे रखी है, हमने इसका पूरे का टोटल किया, ये बन रहा है 3.79, और लास्ट ईयर का ये रहा। इसी तरह से अगर दूसरे का देखें तो ये बन रहा है 3.353, और लास्ट ईयर का ये रहा। तो बच्चों हमने पुट किया 10% पे 3.79 0.621, 15% पे बच्चों 3.353 0.497। बच्चों हमने मल्टीप्लाई किया 37.90, यहां बच्चों 75.56, सिमिलरली यहां 33.53, 60.47। बच्चों टोटल किया हमने, ये आ रहा है 113.46, और ये आ रहा है बच्चों 94।
ये आपका पीवीसीआई है तो एनपीवी निकालो, तो आप कहोगे वो तो यही निकल आएगी ना सर, नीचे ही लिख देते हैं बच्चों एनपीवी। इसमें से 100 लेस किया 13.46 प्लस का और यहाँ माइनस का 6। अब बच्चों हम पुट कर देते हैं आईआरआर के फॉर्मूले में। लोअर रेट 10%, एनपीवी एट लोअर रेट 13.46, एनपीवी एट लोअर रेट माइनस 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 प्लस हो जाता है बच्चों एनपीवी एट हायर रेट। हमने इसको सोल्व किया बच्चों 13.46% ही आ रहा है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है। पीके लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बच्चों हमें सेल गिवन है, रॉ मटेरियल कंज्यूम गिवन है, लेबर पेड गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर 3,60,000, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड 10,80,000। अब बच्चों आगे क्या कह रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिसीवेबल आर अलाउड 3 months क्रेडिट, रॉ मटेरियल सप्लायर एक्सटेंड 3 months क्रेडिट, lag in payment of labor 1 month, manufacturing overhead are paid 1 month in arrear, administration and selling overhead is paid 1 month advance, inventory holding period of raw material and finished goods are of 3 months, work in progress is nil। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। पीके लिमिटेड सेल्स गुड्स एट कोस्ट प्लस 1/3, कैश बैलेंस 3 लाख। इन चीजों को मैं इसलिए इतना रफली पढ़ रहा हूं बच्चों, जब हमें यूज करना है तो सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, कोई हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसने ना आपसे पूछा है सिंपली सेफ्टी मार्जिन 10%, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ पीके लिमिटेड ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तब बनानी पड़े प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन डिफरेंट है, या फिर इनका ये फर्स्ट ईयर है, ऐसा कुछ है ही नहीं बच्चों। क्वेश्चन सिंपली हम बना देंगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। तो आप देखो कैसे होगा। तो हम बच्चों जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं करंट एसेट्स। हमारा 3 चीजों का स्टॉक होता है, इसने वर्क इन प्रोग्रेस नील बोला है। सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं बच्चों तो रॉ मटेरियल कंज्यूम है 27 लाख। ये कोई नया बिजनेस नहीं है कि अभी शुरू हुआ हो, जो कंज्यूम है वही परचेस होगा। सप्लायर के केस में भी यही यूज होगा और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट करने में भी। तो 27 लाख कितने टाइम पीरियड के बराबर आप इन्वेंट्री रखते हो। उसने बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस नील और ये 3 months का हम रखते हैं, चाहे रॉ मटेरियल है चाहे फिनिश गुड्स। तो पहले रॉ मटेरियल का हमने 3/12 कर दिया बच्चों, ये आ रहा है 6,75,000। अब आ जाओ आप स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बच्चों फिनिश गुड्स में ना हमें मैन्युफैक्चरिंग तक की कॉस्ट लेनी है, क्योंकि कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल का है तो डेप्रीशिएशन को इंक्लूड नहीं करना। तो आपने ये दोनों और 32,40,000 में से 360 लेस कर दो, 28,80,000। इन तीनों का टोटल कर देना है बच्चों। मैंने इनका टोटल किया, ये आ रहा है 77,40,000। तो हमने यहां लिखा और बच्चों 3/12 ये बच्चों हमने सोल्व किया, ये आ रहा है 19,35,000। इसके बाद बच्चों बात करते हैं डेटर्स की। रिसीवेबल को 3 months का क्रेडिट देते हैं, उसमें लेकिन टोटल कॉस्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग के खर्चे भी ऐड कर देंगे बच्चों। 77,40,000 यहां तक आया था, इसमें मैंने 10,80,000 ऐड किया बच्चों, 88,20,000। तो हमने यहां लिखा डेटर्स 88,20,000 3/12 बच्चों। ये सोल्व करके आ रहा है अमाउंट 22,05,000। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों तो इन्होंने ना हमें एक तो कैश का बैलेंस रखने के लिए कहा है 3 लाख, और एक है प्रीपेड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये हमें कहता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1 month इन एडवांस है। तो ये दोनों लिखने के बाद करंट लायबिलिटी लिख लेंगे। तो बच्चों कैश का बैलेंस 3 लाख और प्रीपेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अगर हम देखें बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो वो हमारे हैं 10,80,000। 10,80,000 इंटू 1/12 बच्चों 90,000। ये हमारी करंट एसेट हो गई। हमने टोटल किया बच्चों, ये टोटल आ रहा है 52,05,000। अब हम लिखते हैं बच्चों करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले बच्चों क्रेडिटर्स। आपने याद रख लेना है कि कोई नया बिजनेस नहीं है, कंज्यूम्ड और परचेस एक ही बात होगी।
तो बच्चों ये 6,75,000 क्योंकि 3 मंथ्स का ही टाइम पीरियड देते हैं सप्लायर हमें, और लेबर की पेमेंट 1 मंथ, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1 मंथ इन एरियर। तो लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग लेबर, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। आपने याद रखना है कि चाहे ये कैश कॉस्ट ना भी होता तो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब नीचे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग तो इसमें डेप्रीशिएशन नहीं लिखते क्योंकि वो नॉन कैश है। तो हमने यहाँ बच्चों लेबर लिखी 21,60,000 1/12, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 28,80,000 1/12। बच्चों ये हमारा आ रहा है 1,80,000, ये आ रहा है 2,40,000। बस बच्चों एक बार टोटल कर लेते हैं। बच्चों 10,95,000 हम ऊपर में से लेस कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज। तो बच्चों 52,05,000 माइनस 10,95,000, तो ये आ रहा है 41,10,000। डेट इज यूअर बच्चों करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब इसमें वो सेफ्टी मार्जिन ऐड करना चाहता है 10%, तो आप ऐड कर दो, प्रोविजन बना दो। बच्चों इसका 10% होता है 4,11,000। तो बच्चों आपका आंसर आपको टैली करना है अपना, ये आना चाहिए था 45,21,000 वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, जे लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंसिंग प्लान। द की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज 4 लाख। प्लान है बच्चों 3 XYZ। यहाँ आप 4 लाख का 4 लाख इक्विटी से लोगे, यहाँ 2 लाख इक्विटी से, 2 लाख डेट से, यहाँ 2 लाख इक्विटी से, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर से। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दोनों दे रखी है। टैक्स का रेट 50% है। इक्विटी शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू वाले इशू होंगे बच्चों 10 रुपए प्रीमियम पर। एक्सपेक्टेड EBIT हमें 1 लाख दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर ईच प्लान। अर्निंग पर शेयर बिल्कुल आसान है बच्चों। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान्स एंड इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट। बच्चों करते हैं, बिल्कुल स्टडी का क्वेश्चन है, हम लोगों ने कर रखा है, सो इजी। क्योंकि मैं नहीं कहूंगा मेरे मॉड्यूल का है बच्चों, मॉड्यूल स्टडी RTP उन्हीं से ही तो बनाते हैं, वो क्लेम करने की क्या जरूरत है कि हमारे मॉड्यूल का है। बच्चों इंस्टीट्यूट की स्टडी का क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। 3 कॉलम हो गए हमारे, प्लान X, प्लान Y, प्लान Z। बच्चों इन्होंने हमें EBIT बता रखी है 1 लाख। इसमें से बच्चों इंटरेस्ट लेस कर देंगे। पहले केस में हमने कोई डेट इशू नहीं किए, दूसरे केस में हमने 2 लाख के डेट इशू किए हैं बच्चों। 10% से इंटरेस्ट बनेगा 20,000, और तीसरे केस में 2 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स, तो मतलब डेट नहीं है। तो ये बच्चों EBT आ गया। इसमें से बच्चों लेस करेंगे टैक्स 50%। बच्चों यहां हमने किया, यह आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से बच्चों हम लोग लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले केस में नहीं है, दूसरे केस में नहीं है, तीसरे केस में बच्चों 10% ऑफ 2 लाख, क्योंकि 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी हो गई बच्चों 50,000, 40,000, 30,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर बच्चों आप मुझे कहते हो कि 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए प्रीमियम पर इशू किया है, सिंपल सी बात है बच्चों, 4 लाख के लिए आपने 20,000 शेयर इशू किए होंगे और 2 लाख के लिए 10,000। बच्चों EPS पहला, बच्चों फर्स्ट पार्ट EPS हम फॉर्मूला यूज कर देंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बच्चों 50,000 को 20,000 से किया 2.50, यहाँ 4, ये 3। अब बच्चों उसने ना आपसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। अगर मेरे से कोई कहे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, तो मैं सीधा फॉर्मूला बोलूंगा, क्योंकि ये रुपीस में होता है, EBIT को शो करता है बच्चों। ये होता है इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस T। पहले केस में नील बच्चों, दूसरे केस में अगर मैं देखूं तो इंटरेस्ट 20,000, तीसरे केस में इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड है, अपॉन में 1 माइनस T, 50% टैक्स का रेट है, तो बच्चों 40,000। अब इनके बीच में ना इंडिफरेंस पॉइंट बताना है, वो बच्चों किन्हीं 2 प्लान के बीच में हो सकता है। तो पहले प्लान X और Y, फिर Y एंड Z, और फिर X एंड Z। तो करते हैं,
फिर बता देंगे कि कौन सा प्लान डोमिनेट कर रहा है। बच्चों जिस प्लान में आपकी ईपीएस ज्यादा है वही प्लान आपका डोमिनेट कर रहा है, तो हम प्लान वाई लिख देंगे। पहले एक बार इन डिफरेंस पॉइंट निकालते हैं। अगर हम देखें बच्चों तो पहले प्लान एक्स एंड वाई, प्लान एक्स के केस में ना इंटरेस्ट है ही नहीं, तो ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सेकंड केस में इंटरेस्ट है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी, कोई प्रेफरेंस नहीं है दोनों के केस में n2। यहां पर अगर मैं देखूं बच्चों तो ईबीआईटी तो हमें कंप्यूट करनी है, टैक्स का रेट 50% है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000, यहां पर इंटरेस्ट है बच्चों 20,000, अभी हमने ऊपर कंप्यूट किया है, अपॉन में बच्चों 10,000, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बच्चों डिवाइड हो गए आपस में, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ईबीआईटी 2 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी माइनस 40,000, तो बच्चों ईबीआईटी हमारा आ गया 40,000। तो एक्स और वाई के बीच में इंडिफरेंस पॉइंट क्या है, जहां पर इन दोनों के ईपीएस सेम होंगे 40,000। अब आ जाते हैं वाई एंड जेड। बच्चों y के केस में इंटरेस्ट 20,000 है, टैक्स का रेट 50%, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। इसके केस में बच्चों इंटरेस्ट तो नहीं है हमारा, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड है। बच्चों मुझे तो दिख रहा है कि इसके बीच में कोई इंडिफरेंस पॉइंट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, अभी आप देखना। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0.50 अंडर मल्टीप्लाई हुआ 0.50 ईबीआईटी माइनस 10,000, यहां 0.50 ईबीआईटी माइनस 20,000। तो बच्चों ये तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 ईबीआईटी। तो आप ऐसे करेंगे 0 ईबीआईटी, आप चाहे वो एक तरफ ले जाओ 10,000, तो बच्चों नो इंडिफरेंस पॉइंट, क्योंकि इनफाइनाइट आ रहा है। तो y और z में, क्योंकि y z से फार बेटर है, क्योंकि वो डेट वाला ऑप्शन है और वही डोमिनेट कर रहा है। इसके बाद बच्चों x एंड z, तो हमें पता है x इक्विटी वाला ऑप्शन है और z प्रेफरेंस वाला, कि उसमें कुछ प्रेफरेंस शेयर है। तो ईबीआईटी 1 माइनस टी, क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं, अपॉन में n1, यहां पर ईबीआईटी 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में n2, यहां बच्चों हमने पुट किया। यहां अगर बच्चों बात करूं तो ईबीआईटी, बच्चों प्रेफरेंस डिविडेंड है 20,000। अब बच्चों एक बार सोल्व कर लेते हैं। यहां किया 0.50 ईबीआईटी, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ ईबीआईटी माइनस 40,000। बच्चों 0.50 ईबीआईटी, क्योंकि ये उसमें से 0.50 लेस होगा, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं बच्चों, आसान सा है इसलिए हम लगा सकते हैं शॉर्टकट, 40,000। तो ईबीआईटी 40,000 अपॉन में 0.50, तो बच्चों 80,000, ये इनका इंडिफरेंस पॉइंट है। उसने पूछा है कौन सा प्लान डोमिनेट करता है, तो हम कहेंगे हेयर प्लान वाई इज डोमिनेटिंग because under current situation its EPS is maximum। ऐसे करना है बच्चों हमें। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ये है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग, बिल्कुल इनिशियल का क्वेश्चन है। ए लिमिटेड इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स एक्स एंड वाई। अगर देखें बच्चों तो हमें यहां दे रखा है यू हैव बीन गिवन बिलो नेट कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट। आप अगर इसको स्टडी का सेकंड थर्ड क्वेश्चन कहेंगे तो गलत नहीं होगा बच्चों। प्रोजेक्ट एक्स प्रोजेक्ट वाई, नेट कैश फ्लो दे रखे हैं 50 60 70 और साथ में दे रखी है प्रोबेबिलिटी। उसने पूछा क्या है हमसे वो समझना बच्चों। कंप्यूट द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो ऑफ ईच प्रोजेक्ट, वेरिएंस ऑफ ईच प्रोजेक्ट। बच्चों दोनों प्रोजेक्ट की अपनी अपनी टेबल बन जाएगी, 4 कॉलम बनते हैं, 2 कॉलम तो यहाँ दे ही रखे हैं। तीसरा हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो का होगा और फोर्थ हमारा होगा प्रोबेबिलिटी को एफ मानेंगे, इसको एक्स मानेंगे, तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू एफ। तो बच्चों कर लेंगे वेरिएंस के लिए, और वेरिएंस का रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एक्स बार, मतलब एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो।
तो बच्चों हमें फॉर्मूले आते हैं। और आगे कह रहा है आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट डू यू रिकमेंड, गिव रीजन। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा हम उसको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वहां प्रोजेक्ट में रिस्क एज कंपेयर टू हिज रिटर्न कम है। क्योंकि आप नीचे एक्स बार लिख रहे हैं और ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक बार देखो बच्चों करते हैं। हमने यहां पहले प्रोजेक्ट एक्स के लिए टेबल बनाई। 4 कॉलम होते हैं बच्चों। पहला आपका CFAT जो आपका नेट कैश फ्लो है, दूसरा बच्चों प्रोबेबिलिटी, तीसरा एक्सपेक्टेड CFAT। अगर बच्चों इसको x कहें, इसको f कहें, तो ये जो एक्सपेक्टेड आ जाएगा ना टोटल करके वो x बार हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहां क्या करना है, f(x माइनस x बार का स्क्वायर। ये हमें गिवन है 50, 60, 70, 0.30, 0.30, 0.40। अब बच्चों हमारा काम है क्या, आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करो। 15,000 f इंटू एक्स 18,000। प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है इसलिए डिवाइड की जरूरत ही नहीं रहती। बच्चों ये हमारा आ रहा है 61,000। डेट इज अवर एक्सपेक्टेड CFAT। तो मैं लिख दूंगा 61,000। अभी पहले चारों पार्ट इसी के कर दूंगा बच्चों में। अब हमारा काम क्या है, इसके बाद आप करो बच्चों x, ये आपका x बार आया है। अगर मैं 50,000 में से 61 लेस कर रहा हूं तो 11,000 का स्क्वायर बच्चों इंटू 0.30। तो बच्चों ये आ रहा है 3,63 लाख। अब सेकंड केस में बच्चों 60,000 माइनस 61,000, 1,000 का स्क्वायर इंटू 0.30, तो ये बच्चों 3 लाख। 70,000 माइनस 61,000 बच्चों 9,000 का स्क्वायर इंटू 0.40, ये बच्चों 3,24 लाख। अब बच्चों हमने टोटल किया, ये टोटल आ रहा है 6,90 लाख। ये जो आता है ना यही हमारा वेरिएंस है, क्योंकि नीचे आपने जो सिग्मा एफ से डिवाइड करना है वो तो 1 ही है। हमने बच्चों लिखा वेरिएंस 6,90 लाख। अब बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट इसका रूट कर दो, रूट ऑफ वेरिएंस 6,90 लाख का बच्चों मैंने रूट किया कि बच्चों वैल्यू आ रही है 8306.624। अब बच्चों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में x बार, जिसको आप एक्सपेक्टेड CFAT कह रहे हैं। तो ये बच्चों 8306.624 अपॉन में 61,000, ये सोल्व किया 0.1362। अब बच्चों हमारा काम है प्रोजेक्ट Y का सेम वे में कैलकुलेशन करना। प्रोजेक्ट Y को सेम वे में कैलकुलेट करेंगे। बच्चों 4 चीजें आएंगी, CFAT, प्रोबेबिलिटी, इसके बाद बच्चों एक्सपेक्टेड CFAT, और बच्चों इसको अगर मैं x कहूं, इसको f कहूं, ये fx है बच्चों, और इसको हम बोलेंगे f(x माइनस x बार का स्क्वायर। तो बच्चों हमने वैल्यू रखी। बच्चों इसका टोटल आ रहा है 1,04,000। अब हमारा काम क्या है बच्चों, 130 में से 14 लेस किया, 26,000 का स्क्वायर इंटू 0.20। तो बच्चों ये वैल्यू आ रही है 13,52 लाख। दूसरे केस में बच्चों 1,10,000 माइनस 1,04,000, 6,000 का स्क्वायर बच्चों इंटू 0.30, ये वैल्यू आ रही है बच्चों 1,10,000 में से 1,04,000 लेस कर रहा हूं, 6,000 का स्क्वायर इंटू 0.30, 1,08 लाख। थर्ड वन बच्चों 90,000 माइनस 1,04,000, 14,000 का स्क्वायर इंटू 0.50, तो बच्चों ये वैल्यू आ रही है 9,80 लाख। हमने बच्चों टोटल कर लिया 24,40 लाख। तो बच्चों हमने सबसे पहले लिखा एक्सपेक्टेड CFAT 1,04,000। वेरिएंस यही आया है बच्चों जो हमारा आंसर
24 करोड़ 40 लाख। स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों इसी का रूट करना है हमें, 15,620.50। और फोर्थ वन बच्चों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो मैं कहूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एक्सपेक्टेड CFAT। बच्चों ये हमारी वैल्यू आ रही है 0.1502। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे सेकंड पार्ट। अगर मैं देखूं बच्चों तो प्रोजेक्ट जो एक्स है ना उसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, तो मैं लिखूंगा एडवाइस प्रोजेक्ट एक्स शुड बी accepted because its coefficient of variation ये कम होना चाहिए, is low as compared to प्रोजेक्ट वाई। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एफएम का। उसके बाद जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों वो तो बिल्कुल आसान है। उसके अंदर आप ये देखो, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा ये आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, और ये बच्चों आपका रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग का है। ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, रिपीटेड है, पहले आए हुए हैं बच्चों एग्जाम्स में, तो मैं आपको ये करा रहा हूं। तो क्वेश्चन 5 में बच्चों ये कहता है द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर स्टोन लिमिटेड। बच्चों इसने हमें इनकम स्टेटमेंट दे रखी है। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिवरेज फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ EBIT इंक्रीजेज बाय 10%। बच्चों DFL का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS, EAT, EBT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो बच्चों पुट कर देंगे परसेंटेज चेंज इन EBIT इफ सेल इंक्रीजेज बाय 10%। बच्चों DOL का आपका रिलेशन कह रहा है, और परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ सेल इंक्रीजेज बाय 10%। बच्चों आपका DCL का लिंक पूछ रहा है। आल्सो वेरीफाई द रिजल्ट इन ईच ऑफ द अबू केस। बच्चों हम 10% EBIT और यहाँ पर सेल बढ़ाकर अभी वेरीफाई भी कर देंगे। बच्चों क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट दे रखी है, आपको सिर्फ पार्ट वाइज करना है। तो हमने फर्स्ट पार्ट किया, साथ के साथ बच्चों वेरीफाई कर दूंगा, दिक्कत नहीं रहेगी, पार्ट वाइज ही वेरीफाई हो जाएगा। इसने कहा है परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम, तो मैं कहूंगा पहले DFL कैलकुलेट करो। फॉर्मूला होता है बच्चों EBIT अपॉन में EBT। अगर आप देखो तो हमारा जो EBIT है वो है 1 लाख और EBT 75,000। हमने किया 1 लाख अपॉन में बच्चों 75,000, ये हमारा आ रहा है 1.333। आप 2 डिजिट तक भी लिख सकते हैं। अब आप यूज करो, क्योंकि DFL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम, जिसमें आप EPS, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो रिलेशन सेम रहता है। परसेंटेज चेंज इन EBIT बच्चों ये 1.333 है, ये परसेंटेज इंक्रीज, क्योंकि नीचे भी इंक्रीज है। इन टैक्सेबल इनकम हमें फाइंड आउट करना है। और बच्चों अगर मैं यहां देखूं तो ये 10% है, तो मैं कहूंगा परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम 13.33%। अब बच्चों मैं वेरीफाई करवा रहा हूं, आप ध्यान देना कैसे होगा। ये ना इनकम स्टेटमेंट बना दी मैंने, नेक्स्ट दोनों पार्ट की तो हम इनकम स्टेटमेंट एक साथ बना लेंगे, क्योंकि दोनों केस में सेल 10% इंक्रीज है, तो हम बड़ा काम नहीं करेंगे। ये आप यहां लिखोगे बच्चों प्रेजेंट, और यहां आफ्टर 10% इंक्रीज। तो लिखो EBIT कितना है हमारा 1 लाख। आप कह रहे हो ये 10% बढ़ जाए तो 1,10,000। अब बच्चों इसमें से इंटरेस्ट घटाते हैं 25,000। तो ये बच्चों हमने जब लेस किया तो यहां बचा हमारे पास 75,000, 85,000। ये है अर्निंग बिफोर टैक्स। अब आपने सिर्फ इंक्रीज बताना है, इंक्रीज इन EBT। बच्चों 85,000 हो गया 75 से, अपॉन में बच्चों 75,000 इंटू 100।
13.33%। बच्चों वेरीफाई हो गया, ऐसे करना है। आप वेरिफिकेशन बाद में भी कर सकते हैं नीचे, वैसे यहाँ साथ साथ था, सेकंड और थर्ड की मैं एक साथ कर दूंगा वेरिफिकेशन। क्यों? क्योंकि दोनों में सेल 10% इंक्रीज करने की बात कह रहा है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, अगर बच्चों हम यहाँ देखें तो हमें डीओएल का फॉर्मूला यूज करना है, सेल 10% बढ़ रही है। तो बच्चों इसको मैं रफली कर रहा हूं क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा। हमने डीओएल का फॉर्मूला लिखा, कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख अपॉन में ईबीआईटी 1 लाख, बच्चों 3 टाइम्स, तो आपकी परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी हो जाएगी बच्चों 3 इंटू 10% 30%। और थर्ड पार्ट बच्चों फिर दोनों का एक साथ वेरिफिकेशन कर देंगे। डीसीएल निकालना है बच्चों, फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। 3 लाख को बच्चों मैंने 75,000 से डिवाइड किया, तो ये बच्चों 4, और आपसे परसेंटेज इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम पूछा है, ईबीटी कह लो आप, तो मैं कहूँगा 4 इंटू 10% 40%। अब वेरीफाई करा देता हूँ कि हमारा ईबीआईटी 30% बढ़ेगा। तो ये मैंने बच्चों इनकम स्टेटमेंट बनाई वेरिफिकेशन के लिए, लिख दूंगा ना 4 सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि वहां तो वो इकट्ठा था, वहां तो बच्चों फर्स्ट के साथ फर्स्ट का कर दिया है, तो ये आपने ऐसे लिखना है, सेल्स 5,50,000 लेस बच्चों वेरिएबल कॉस्ट 40% है बच्चों 2,20,000, कंट्रीब्यूशन 3,30,000 लेस बच्चों फिक्स कॉस्ट 2 लाख। तो बच्चों वेरिफिकेशन ना यहां नीचे कर लेंगे, ईबीआईटी हो गया 1,130,000, तो बच्चों 30,000 1 लाख का आप कहोगे सर 30% इंक्रीज हो रहा है, अभी नीचे वेरिफिकेशन में लिख लेंगे। लेस बच्चों इंटरेस्ट 25,000, ये बच्चों 75, ये 1,05,000। अब हमने लिखा वेरिफिकेशन में परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी। अगर एक चीज 1 लाख से 1,30,000 हो गई है बच्चों, तो आप कितने परसेंट इंक्रीज कहेंगे? आप कहेंगे 30%, यही तो था। और परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीटी, ये बच्चों 1,05,000 हो गया 75 से 75 से अपॉन में 75 इंटू 100 40%। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। आप आराम से देख सकते हो बच्चों, पूरा ढंग से हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। आप अपने मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताना अपना एनालिसिस करने के बाद कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। बाय बाय बच्चों।